हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मेंटोर मंथन। सो यस, आज हम करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के MCQs। ऑलरेडी सर्कुलेटरी सिस्टम का थ्योरी प्लस आंसर राइटिंग इज डन इन 2 पार्ट्स एंड इन केस इफ यू आर कमिंग हियर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। सो मेरा नाम पूजा है और मैं ऑफलाइन बायोलॉजी एडुकेटर हूँ फॉर द पास्ट 8 years एंड लास्ट मंथ आई स्टार्टेड दिस चैनल टू गाइड KVS, NVS, EMRS, DSSB एंड अदर टीचिंग एग्जाम एस्पिरेंट्स। सो एज वी नो कि KVS, EMRS एंड DSSB एग्जाम्स अभी 2026 में अपकमिंग है। सो फॉर दैट आई हैव स्टार्टेड अ सीरीज फॉर TGT साइंस जिसमें वी आर ट्राइंग टू कवर बायोलॉजी टॉपिक्स एज मच एज वी कैन बिफोर द एग्जाम्स। एंड पहले हम एक सेशन में थ्योरी प्लस आंसर राइटिंग के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देन इन नेक्स्ट सेशन वी गो फॉर MCQs उसी पर्टिकुलर टॉपिक के। एंड ऑल्सो द सीरीज इज entirely bilingual, so whether you are from Hindi medium or English medium, it will benefit you all. Yes, so now without wasting any further time, let's start with the questions. So the very first question is, which one of the following carries deoxygenated blood? निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन रहित रक्त लेके जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम और CO2 की मात्रा क्या है, ज़्यादा होती है। सो आपने बताना है इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, आयोटा या कोरोनरी आर्टरी। सो योर करेक्ट आंसर इज पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो हमारे राइट वेंट्रिकल से, राइट साइड वाला जो हमारा निलय होता है, नीचे वाला चैम्बर, वहाँ से वो ब्लड को ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में लेके जाती है। सो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 8, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। Now next question, which of the following is known as the graveyard of RBCs? निम्नलिखित में से किसे RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? So I have taught you कि RBCs का लाइफ स्पैन जो है, जीवन काल मात्र 120 दिन का होता है। उसके बाद ये प्लीहा या तिल्ली स्प्लीन के अंदर जाती है जहाँ पर ये डेड हो जाती हैं। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 8, दैट इज स्प्लीन। ऑल्सो ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत क्विकली करेंगे क्योंकि डिटेल्ड सेशन जो है हमने कर लिया है। सो राइट नाउ वी जस्ट हैव टू रिवाइज इट थ्रू MCQs। नेक्स्ट, विच ब्लड ग्रुप इज कंसिडर्ड द यूनिवर्सल डोनर? किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता माना जाता है? यानी कौन सा इसमें से ब्लड ग्रुप है जो किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकता है? सो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 8, दैट इज ग्रुप O, क्योंकि O के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता। इनफैक्ट अगर मैं पूछूं कि O पॉजिटिव या O नेगेटिव, तो आप कहोगे कि O नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि O नेगेटिव के पास A और B एंटीजन तो है ही नहीं, साथ साथ RH एंटीजन भी नहीं है। ठीक, तो किसी का भी इम्यून सिस्टम जो है वो इसे रिजेक्ट नहीं करेगा। सो आंसर नंबर A इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, द पेस मेकर ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज? मानव हृदय का पेस मेकर कौन सा है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 8, दैट इज SA नोड। SA की फुल फॉर्म होती है साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नोड डिसाइड करता है कि 1 मिनट के अंदर आपके हार्ट की कितनी बीट्स होगी, कितना रिदम होगा। एंड ये कहाँ लोकेटेड होता है? आपके राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर में। नेक्स्ट, What is the duration of a single cardiac cycle in a healthy human? एक स्वस्थ मानव के एक हृदय चक्र की अवधि कितनी होती है? सो कार्डियक साइकिल जो एक है उसका ड्यूरेशन होता है हमारा 0.8 सेकेंड्स, और पूरे 1 मिनट के अंदर हम मानते हैं कि ऑन एन एवरेज 72 कार्डियक साइकिल्स होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर B, दैट इज 0.8 सेकेंड्स। नाउ कॉमेंट सेक्शन में आप बताओगे मुझे कि जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है वो कितने सेकेंड्स के लिए होता है? सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन लैकिंग। सीरम रक्त से किस मामले में भिन्न होता है? सो मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपने ब्लड में से क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा दो, और बेसिकली हम ब्लड भी नहीं कहेंगे, प्लाज्मा में से अगर आपने अपने क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा दिया जैसे कि फिब्रिनोजन प्रोटीन, तो जो बाकी की चीज़ बच गई उसको हम क्या कहते हैं? सीरम। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, दैट इज क्लॉटिंग फैक्टर्स। नेक्स्ट, द लब साउंड ऑफ द हार्ट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग। हृदय की लब ध्वनि किसके दौरान उत्पन्न होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ योर क्लोजर ऑफ ट्राइकप्सिड एंड बाइकप्सिड वाल्व्स। जब आपके ट्राइकप्सिड और बाइकप्सिड वाल्व्स बंद होते हैं तो उस टाइम पे आपको पहला हार्ट साउंड सुनाई देता है जिसे कहते हैं हम लब। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कभी भी अगर ये वाल्व्स खुलती हैं तो कोई साउंड नहीं होता, बंद होने पे होता है। जबकि जब SL वाल्व्स बंद होती है तो डब यानी कि सेकेंड हार्ट साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। सो फॉर दिस योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ल्यूकोसाइट्स आर फेगोसाइटिक इन नेचर? निम्नलिखित में से कौन से ल्यूकोसाइट प्रकृति में भक्षाणु होते हैं? भक्षण का मतलब क्या हुआ, या फेगोसाइटोसिस का? कोई भी अगर बाहर से फॉरेन ऑर्गेनिज्म आया, ठीक है, तो उसको मार गिराने का काम कौन से ल्यूकोसाइट्स करते हैं? यानी ये WBCs की बात हो रही है। सो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर D, दैट इज न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। नेक्स्ट,
इन अ स्टैंडर्ड ईसीजी द पी वेव रिप्रेजेंट्स। देखो एक स्टैंडर्ड ईसीजी में मैंने आपको बताया था कि 3 लीड्स होती हैं, ठीक है, 2 आपके रिस्ट से लगाई जाती है और एक लेफ्ट एंकल से, और इसमें 3 तरीके की वेव्स बनती है। तो पी वेव जो है उसको क्या डिनोट करता है? तो पी वेव जो है वो हमारा डिनोट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि सिग्नल आया और उसके बाद आपके एट्रिया क्या हुए, कॉन्ट्रैक्ट कर गए, उनके अंदर सिस्टोल हुआ यानी संकुचन हुआ। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। नेक्स्ट, द hepatic portal vein carries blood from यकृत पोर्टल शिरा, दैट इज हेपेटिक पोर्टल वेन रक्त कहाँ से ले जाती है? सो देखो एक यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन है आपके इंटेस्टाइन और लिवर के बीच में, यानी इंटेस्टाइन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो सीधा हार्ट के पास नहीं जाता, वो लिवर के पास जाता है कुछ प्रोसेसिंग के लिए, ताकि न्यूट्रिएंट्स जो है उनको प्रोसेस किया जाए और जो भी फालतू की चीज़ें, हार्मफुल टॉक्सिक चीज़ें हैं, ठीक है, उनका एलिमिनेशन किया जाए। तो ये जो हेपेटिक पोर्टल वेन है ये ब्लड कैरी कर रही है कहाँ से कहाँ तक? इंटेस्टाइन टू लिवर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आज से लेकर यकृत तक। हाँ जी, नेक्स्ट, कार्डियक आउटपुट इज डिफाइंड एज। कार्डियक आउटपुट जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? सो इट इज स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, यानी कि जो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम दैट इज आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से कितना ब्लड पंप आउट होता है उसको कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम हर एक बीट के साथ, विच इज 70 ml। सो स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट दैट इज 72, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर के आसपास होता है एक हेल्दी पर्सन के अंदर, राइट। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, विच वाल्व इज प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल? दाएं आलंद और दाएं निले के बीच कौन सा वाल्व मौजूद होता है? भाई राइट साइड की बात हो रही है, दैट मीन्स आपका ट्राइकप्सिड होता है, और अगर लेफ्ट साइड की बात होती तो आंसर होता बाइकप्सिड या मिट्रल वाल्व। बाइकप्सिड और मिट्रल एक ही वाल्व का नाम है, 2 नाम से जाना जाता है, बट इस क्वेश्चन के लिए राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल दाएं साइड के निले और आलंद के लिए ट्राइकप्सिड वाल्व मौजूद होती है। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लड वेसल हैज़ द थिनेस्ट वॉल? किस रक्त वाहिका की दीवार सबसे पतली होती है? बहुत इजी, ये सबसे पतली होती है कैपिलरीज की, यानी केशिकाएं की, क्योंकि कैपिलरीज जो है वो एक्सचेंज में, सामान का एक्सचेंज करने में मदद करती है। कुछ भी ब्लड से किसी भी सेल या टिश्यू के पास कोई भी चीज़ जानी है तो हम एक्सचेंज के लिए कैपिलरीज को यूज़ करते हैं, और इसकी वॉल सबसे पतली होती है। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम। अगर किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ए बी है तो वो किस किस से ब्लड ले सकता है? तो वो ले सकता है ब्लड ए वाले से भी ले सकता है, बी वाले से भी ले सकता है, ए बी वाले से भी ले सकता है, और ओ वाले से भी। इसलिए हम इसको कहते हैं ये यूनिवर्सल क्या है, रिसीवर है। रीज़न बीइंग इसके पास कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती, तो नो मैटर इसके पास कोई सा भी एंटीजन आ जाए, ठीक, ये क्या करेगा, उसके अगेंस्ट रिएक्ट ही नहीं करेगा। सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज ए बी एंड ओ, यानी ये सभी से ले सकता है, ये करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइना पेक्टोरिस इज अ सिम्टम ऑफ। एंजाइना पेक्टोरिस किसका लक्षण है? सो देखो एक हमारी प्रॉब्लम होती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। नाउ कोरोनरी आर्टरी वो मेन आर्टरी है जो आपकी हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। सो व्हेन यू ईट अ लॉट ऑफ जंक, तो उसके अंदर फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, ऐसी सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड जो है ईजिली हार्ट की मसल्स तक नहीं पहुंचता, ब्लॉकेज हो जाती है, एंड फिर आपके चेस्ट में पेन होता है, और उसी चेस्ट पेन का नाम होता है एंजाइना पेक्टोरिस। तो ये एंजाइना पेक्टोरिस लक्षण हुआ तुम्हारी हार्ट डिजीज का। अगर हार्ट डिजीज पूछता तो वो होती कोरोनरी आर्टरी डिजीज। सो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए that is heart disease, hindrance in oxygen supply, correct answer है। Next question, if the strength of the heart's contraction increases without changing the heart rate, what will happen to cardiac output and pulse pressure? यदि हृदय गति में बदलाव किए बिना हृदय के संकोचन की शक्ति बढ़ जाती है तो कार्डियक आउटपुट और पल्स प्रेशर पर क्या असर होगा? सो बेसिकली देखो तुम्हारा कार्डियक आउटपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, ठीक। अब वो कह रहा है कि हार्ट रेट में तो कोई बदलाव नहीं है, लेकिन जब तुम्हारा हार्ट बार बार जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी तुम्हारे वेंट्रिकल्स जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जितना जल्दी वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उतना जल्दी जल्दी क्या होगा, तुम्हारा वेंट्रिकल से ब्लड आगे जाएगा, लेफ्ट वाले वेंट्रिकल से आयोटा के अंदर, राइट। तो दैट मीन्स स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है उसको ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो जब स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, ठीक। देन उसके बाद वो पूछ रहा है कि पल्स प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो इस केस में पल्स प्रेशर जो है वो भी बढ़ेगा। सो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ विल इंक्रीज। नेक्स्ट, which of the following is correct regarding the T wave in an ECG? बेसिकली
टी वेव जो होती है, टी तरंग ईसीजी में वो क्या दिखाती है। तो टी वेव में क्या होता है, आपके वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो रिलैक्स वाली पोजीशन पे आ जाते हैं, जिसको कहते हैं वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इट मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल, क्योंकि सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। तो अब वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन जो है यहाँ पे आके बंद हो जाता है, हेंस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, लिम्फेटिक वेसल्स इवेंचुअली ड्रेन द लिम्फ इनटू, लसिका वाहिकाएं अंततः लसिका को कहाँ प्रवाहित करती है। सो जो लेक्चर लेकर आए हैं उनको पता होगा ये पूरा लिम्फ कैसे बनता है और फिर ये लिम्फ जो है वापस से ब्लड में कैसे जाता है। सो बेसिकली आपकी जो लिम्फेटिक वेसल है वो फाइनली वेन्स के अंदर जो है ओपन हो जाती है, एंड देन वो वापस से आपका लिम्फ क्या हुआ, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो था वो पहुंच गया ब्लड के अंदर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन, दैट इज मेजर वेन्स। नेक्स्ट, विच प्लाज्मा प्रोटीन मेंटेन्स द ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त कोलॉइडल ऑस्मोटिक दबाव बनाए रखता है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एल्ब्यूमिन। नाउ ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या हुआ कि ब्लड के अंदर आयन, सॉल्ट्स, पानी, इनकी मात्रा का नियंत्रण करना हमारा एल्ब्यूमिन प्रोटीन करता है। ऑल्सो याद रखना अगर ये क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मा के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है, सो दैट इज ऑल्सो योर एल्ब्यूमिन। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डीपोलराइजेशन पल्स इन द हार्ट, हृदय में डीपोलराइजेशन आवेग का सही क्रम क्या है। सो डीपोलराइजेशन का मतलब होता है सिग्नल आना। सो आपको पता है कि आपका पेस मेकर ऑफ हार्ट ऐसे नोड होता है जो सिग्नल इनिशिएट करता है कि आपका हार्ट कितनी बारी बीट करेगा। तो करेक्ट सीक्वेंस होता है ऐसे नोड, ऐसे नोड के बाद जाता है एवी नोड जिसको हम पेस सेटर ऑफ द हार्ट कहते हैं। देन ये सिग्नल जाता है बंडल ऑफ हिज एंड फाइनली परकुंजे फाइबर्स के पास जो वेंट्रिकल्स के अंदर पूरी तरीके से फैल जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इन जॉइंट डायस्टोल विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, संयुक्त डायस्टोल में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सो बेसिकली हमारी कार्डियक साइकिल के अंदर 3 फेज होते हैं, एक एट्रियल सिस्टोल, एक वेंट्रिकुलर सिस्टोल और एक जॉइंट डायस्टोल। सो सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। जॉइंट डायस्टोल फेज में आपके चारों के चारों हार्ट के चेंबर्स, दैट इज एट्रिया एंड योर वेंट्रिकल्स, चारों रिलैक्स करते हैं और साथ ही इस टाइम पे आपके एवी वाल्व्स ओपन होते हैं। एवी वाल्व्स का मतलब ट्राइकप्सिड और बाइकप्सिड वाल्व्स ओपन होते हैं क्योंकि एट्रिया से खून जो है ब्लड एंटर कर रहा होता है वेंट्रिकल्स के अंदर, और सेमील्यूनर वाल्व्स इस टाइम पे बंद होती हैं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर ट्राइकप्सिड एंड बाइकप्सिड वाल्व्स आर ओपन। Next, which of the following conditions is characterized by the accumulation of plaques in the inner lining of arteries? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति धमनियों के आंतरिक स्तर के प्लेक के संचय की विशेषता है। देखो सिंपल सी बात है कि जब आपने ज्यादा अंडशंड खाना खाया, फैट्स वाला खाना खाया, तब आपकी कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो है फैट, कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीजें इकट्ठा हो गई, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी आर्टरी नैरो हो गई, पतली हो गई और खून जो है वो इजीली पास नहीं करता, ठीक। तो इनिशियली जो ये कंडीशन होती है, जो प्रोसेस हो रहा होता है, इसको हम कहते हैं एथीरोस्क्लेरोसिस, ठीक। और अल्टीमेटली जब ये चीज बहुत ज्यादा हो जाती है तब ये ट्रांसफॉर्म कर जाती है आपकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अंदर, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एथीरोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंडिविजुअल विथ ए ब्लड ग्रुप हैज, ठीक है, यानी ए रक्त समूह वाले व्यक्ति के पास क्या होता है, एंटीजन ए होगा उसके पास और एंटीबॉडी क्या होगी, ऑपोजिट, दैट इज एंटीबॉडी बी होगी। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी बी। नेक्स्ट, डबल सर्कुलेशन कंसिस्ट ऑफ, दोहरे परिसंचरण में क्या शामिल है। सो जो हमारा पूरा डबल सर्कुलेशन है इसके अंदर 2 टाइप ऑफ सर्कुलेशन है, एक पल्मोनरी और दूसरा सिस्टमिक। पल्मोनरी वाले में हमारे लंग्स की इन्वॉल्वमेंट होती है और सिस्टमिक वाले में हमारा हार्ट और बॉडी ऑर्गन्स या बॉडी टिश्यूज की इन्वॉल्वमेंट होती है। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। नेक्स्ट, एड्रीनलिन इंक्रीजेस हार्ट रेट बाय एक्टिंग ऑन, एड्रीनलिन किस पर कार्य करके हृदय गति को बढ़ाता है। तो देखो एड्रीनलिन एक हार्मोन है जो इमरजेंसी में रिलीज होता है एड्रीनल मेड्यूला ग्रंथि के द्वारा, ठीक। अब ये आपके किस चीज के ऊपर, हार्ट के कौन से पार्ट के ऊपर एक्ट करेगा जिससे कि आपकी हार्ट रेट जो होती है, धड़कनें बढ़ जाती हैं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एसए नोड। क्यों? क्योंकि एसए नोड आपका पेस मेकर है। पेस मेकर का मतलब है यही वो डिसाइड कर रहा है कि जब तुम्हें डर लग रहा है तो उस टाइम पे तुम्हारे दिल की धड़कन 72 टाइम्स की जगह हो सकता है कि 80, 90, 100 इतनी ज्यादा बढ़ जाए, ठीक। तो धड़कनें डिसाइड करने वाला, सिग्नल इनिशिएट करने वाला एसए नोड है। तो दैट मीन्स कि एड्रेनलिन किसके ऊपर एक्ट करेगा, एसए नोड के ऊपर। हेंस योर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। अगला क्वेश्चन, विच आयंस आर मोस्ट क्रूशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग,
रक्त स्कंदन के लिए कौन से आयन सबसे महत्वपूर्ण है? सो वेरी इजी, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कैल्शियम आयंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही एक हमारा विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक स्टेप के लिए। कौन सा विटामिन है आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल इज थिकर देन द राइट बिकॉज। बाएं नीले की दीवार दाएं से अधिक मोटी होती है क्योंकि। हमेशा याद रखना कि जो तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, चारों चेंबर में से सबसे बड़ा चेंबर एज वेल एज वो चेंबर जिसकी दीवार सबसे ज़्यादा मोटी है वो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, बायां नीले। रीज़न बीइंग क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड पंप करना है बॉडी में सारे ऑर्गन्स को, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारी आयोटा निकलती है और वो बॉडी के हर एक सेल टिश्यू ऑर्गन के पास ब्लड लेके जाएगी। सो इमेजिन वहाँ हार्ट से लेकर के आपके पैरों तक भी खून आएगा, दिमाग में भी जाएगा, इसलिए ये वाला चैम्बर जो होता है ये सबसे बड़ा और इसकी दीवारें सबसे मोटी होती है। ठीक, तो इसमें ये पूछ रहा है कि इसकी वॉल थिकर क्यों है, तो आप आंसर करोगे, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इट पंप्स ब्लड टू द एंटायर बॉडी। ये पूरे शरीर में रक्त पंप करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ बंडल ऑफ हिस इन द हार्ट। हृदय में हिस के बंडल की प्राथमिक भूमिका क्या होती है? सो देखो, बंडल ऑफ हिस जो है वो तुम्हारा इंपल्सेस को यानी कि विद्युत को एट्रियम से ऊपर के चेंबर से आलन से वेंट्रिकल्स में भेजता है। सो दैट इज ऑप्शन नंबर बी, टू कंडक्ट इंपल्सेस फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स। नेक्स्ट, ड्यूरिंग आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ द कार्डिक साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हृदय चक्र के आइसोवेंट्रिकुलर निलय संकुचन चरण के दौरान निम्नलिखित में से क्या होता है? सो देखो, आइसो वॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? आपके कार्डियक साइकिल का वो फेज जिसमें आपके वेंट्रिकल्स दोनों चैम्बर नीले क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन आगे पीछे जो दोनों दीवारें हैं यानी एवी वेल्व्स और सेमील्यूनर वेल्व्स, दोनों वेल्व्स क्या बंद है। तो आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट तो कर रहे हैं लेकिन वो खून जो है वो कहीं नहीं जा रहा, ना आगे जा पा रहा है ना पीछे जा पा रहा है, वो वेंट्रिकल्स के अंदर ही है। सो इसमें करेक्ट आंसर होगा कि ऑल द 4 हार्ट वेल्व्स आर क्लोज्ड, ऑप्शन नंबर बी। चारों हार्ट वेल्व्स जो होती है इस टाइम पे बंद होती है, वेंट्रिकल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं एंड ना ब्लड आगे जाता है ना पीछे की तरफ जाता है। नेक्स्ट, इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस अकर्स व्हेन। देखो, इसको अच्छे से समझो कि ये कंडीशन होती क्या है। मान लो कि एक पेरेंट्स है, एक फादर है, एक मदर है। मदर का ब्लड जो है वो RH नेगेटिव है, जैसे मान लो कि AB नेगेटिव है, यानी इसके मतलब क्या है, उसके पास RH एंटीजन नहीं है। और फादर के पास क्या है, मान लो A पॉजिटिव है, ठीक। और बच्चा जो है वो RH पॉजिटिव हो गया, यानी कि बच्चे के ब्लड ग्रुप में क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। मदर के पास क्या था, RH एंटीजन नहीं था, मदर का ब्लड ग्रुप था नेगेटिव। अब चाहे वो कोई सा भी हो, तो होता क्या है, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान अभी आपका मदर का और बच्चे का ब्लड जो है वो सेपरेटेड है प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक। बट जब डिलीवरी का टाइम आता है तो उस केस में ये प्लेसेंटा रप्चर होता है और मिक्सिंग हो जाती है इनके ब्लड की। तो क्या होता है कि जो आपका फीटस या भ्रूण था उसके कुछ RH पॉजिटिव सेल्स जो हैं वो मदर की बॉडी में रह जाते हैं। अब मदर का जो इम्यून सिस्टम है वो उसको रिकग्नाइज करता है कि यार ये तो कहीं फॉरेन सेल्स है, ये मेरी बॉडी के सेल्स नहीं है, तो वो उसके खिलाफ बना लेती है एंटीबॉडी और वो उन सेल्स को मार देती है, बात खत्म, ठीक। लेकिन अगर सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो अब मदर के पास वो RH एंटीबॉडी पहले से ही है। अगर मान लो फिर से सेकेंड वाला बच्चा भी RH पॉजिटिव है तो अब ये क्या करेगा, ये एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएगी जब वो भ्रूण या बच्चा फीटस माँ के गर्भ में है, और वो उस फीटस के जितने भी RBCs को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक। अब क्या होगा, उस बच्चे को सीवियर जॉन्डिस हो जाएगा, सीवियर अनीमिया हो जाएगा और अल्टीमेटली बच्चे की डेथ हो जाती है यूट्रस के अंदर ही। सो दिस कंडीशन इज रेफर्ड टू एज इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, ठीक है, या फिर इसको हम एक और नाम देते हैं, दैट इज हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न। सो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मदर जो है वो RH नेगेटिव है एंड फीटस RH पॉजिटिव है। सो दीज वर योर क्वेश्चंस फॉर सर्कुलेटरी सिस्टम। जिसने थ्योरी अच्छे से करी थी उसका पूरे ही चैप्टर का रिवीजन हो गया होगा। आई होप यू फाउंड दिस सेशन टू बी यूजफुल एंड येस, अगर पसंद आया तो काइंडली एज अ टोकन ऑफ थैंक्स प्लीज लाइक, subscribe and share it with your friends. I'll see you in the next video very soon. Thank you so much.